नमस्कार दोस्तों। 24 नवंबर सन 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट की एक फ़्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है, जिसको सीटल शहर में पहुंचना है। ये छोटी सी आधे घंटे की फ़्लाइट है। इसमें 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि इस फ़्लाइट में एक ऐसा आदमी भी मौजूद है जो इस फ़्लाइट को हाईजैक करने वाला है। इस व्यक्ति का नाम डैन कूपर है। देखने में आप इसको एक हाईजैकर नहीं बल्कि बिजनेसमैन समझेंगे, क्योंकि इसका पहनावा बिल्कुल वैसा ही था। इसने एक सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्राउन शूज़ पहने हुए थे। इसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी। ये फ़्लाइट की आखिरी रो सीट 18E में बैठ जाता है। दोपहर 2:50 पर यह फ़्लाइट पोर्टलैंड से टेक ऑफ करती है। फ़्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही कूपर अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है और बगल में जा रही एयर होस्टेस से कुछ बात करता है और कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शेफनर था। वो उसे पर्ची दे देता है। फ्लोरेंस वो पर्ची ले लेती है। उसे लगता है यह आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो उस पर्ची को बिना पढ़े रख लेती है। वो उसे फिर से बुलाता है और कहता है आपको ये पर्ची पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। फ्लोरेंस उस पर्ची को खोलती है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, मिस, आई हैव ए बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड आई वॉन्ट यू टू सिट बाई मी। वो उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है। फ्लोरेंस उसके साथ बैठ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कूपर के पास बॉम्ब है। उसे लग रहा था कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। तो कूपर उसको अपना सूटकेस खोलकर दिखाता है। उसमें कुछ सिलेंडर और एक बैटरी थी जिसमें कुछ तारें लगी हुई थी। कूपर अपनी डिमांड्स एयर होस्टेस के सामने रखता है। वो कहता है मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में, और सारा कैश एक बैग में होना चाहिए। उसके साथ ही साथ 2 प्राइमरी बैक पैराशूट और 2 रिजर्व फ्रंट पैराशूट। और जब ये प्लेन लैंड करे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार रहना चाहिए प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए, और अगर कोई भी चालाकी की तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। प्लेन में जितने भी पैसेंजर थे उनको इस बारे में कोई खबर नहीं थी। फ्लोरेंस कूपर की डिमांड लेकर फ्लाइट के कैप्टन के पास जाती है। एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो, उसको भी ये बातें बताई जाती हैं और वो जाकर कूपर के बगल में बैठ जाती है। कैप्टन ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं। इधर कूपर टीना से कहता है जब तक मेरी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती हैं तब तक ये प्लेन सीटल में लैंड नहीं करेगा। और ये मांग भी करता है कि उसे जो $2 लाख चाहिए वो सभी $20 के बिल्स में होने चाहिए। उसके बाद टीना ये बात पायलट को बताती है और पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है। उसके बाद ये खबर पहुंच जाती है डोनाल्ड नायरॉब के पास, जो कि एयरलाइन के प्रेसिडेंट हैं। डोनाल्ड कूपर की सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए मान जाते हैं। इसी दौरान प्लेन सीटल पहुंच गया। कूपर ने प्लेन को लैंड करने के लिए मना किया था, तो प्लेन एयरपोर्ट के आसपास ही आसमान में अगले 3 घंटे तक उड़ता रहा। अभी भी प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को इस बारे में पता नहीं था। फ्लाइट के पायलट ने अनाउंस करके बताया कि एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण प्लेन को सीटल पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। 5:46 आखिरकार प्लेन लैंड करता है सीटल एयरपोर्ट पर। कूपर ने जो डिमांड की थी उसके हिसाब से प्लेन को मेन टर्मिनल बिल्डिंग में पार्क किया गया। उसके बाद सीटल एयरपोर्ट का मैनेजर $2 लाख और 4 पैराशूट लेकर उस बोइंग 727 प्लेन के पीछे वाले गेट पर पहुंचता है। जब चारों पैराशूट और $2 लाख से भरा बैग कूपर को दे दिया गया तो उसने सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स को जाने दिया, सिवाय टीना मकलो के। इसके बाद प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और ये प्लेन फिर से उड़ान भरता है। अब इस प्लेन में पायलट्स कूपर और टीना बैठे हुए हैं। अब वो पायलट से कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की ओर लेकर जाओ और हवा में प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाओ और विंग पोजीशन 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी धीरे हो सके उतनी धीरे होनी चाहिए। पायलट कूपर को बताते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मैक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है। तो कूपर कहता है जैसा मैंने कहा वैसे ही उड़ते रहो। कुछ ही देर बाद कूपर टीना से कहता है कि वो कॉकपिट में चली जाए। अब प्लेन के पीछे वाले हिस्से में कूपर अकेला था। वो अपने पैराशूट निकालकर तैयारी करता है डाइव करने की। लगभग 8 बजे कॉकपिट में वार्निंग लाइट चलती है, जिससे पता चलता है कि पीछे का दरवाज़ा खुल चुका है। उसके बाद कूपर ने प्लेन से छलांग मार दी। उसके कुछ ही देर बाद जब पायलट को एहसास हुआ कि कूपर प्लेन में मौजूद नहीं है तो पायलट ने नेवाडा के रेनो शहर में प्लेन को लैंड करा दिया। फिर पुलिस को इन्फॉर्म कराया जाता है
उसके बाद पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन उनको कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। पुलिस को मिलती है एक टाई जिसमें क्लिप लगी थी और पैराशूट के फटे हुए हिस्से। उसके बाद FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उसी रात पैसेंजर्स और क्रू की मदद से FBI उसका स्केच बनवाती है। फिर अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मिशन चलाया गया, जिसको नाम दिया गया नॉर्थ जैक। अगली सुबह से ही उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया जहां से कूपर कूदा था। वहां चारों तरफ जंगल था, जहां कूपर को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। तब भी ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा। कूपर को ढूंढने के लिए सर्च टीम बनाई गई। कई महीनों तक यह सर्च ऑपरेशन चलता रहा। FBI ने सब जगह छान मारा, नदियों के अंदर भी देखा गया, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। न कूपर मिला, न उसकी लाश, न ही पैसे और न ही पैराशूट। जैसे ये खबर न्यूज़ चैनल्स में आई तो ये चारों तरफ फैल गई। ऐसे ही एक अखबार में किसी ने डैन कूपर का नाम DB कूपर करके छाप दिया और उसके बाद वो इस नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद FBI ने उसके नाम डैन कूपर, जो कि उसने पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर दिया था, उसकी जांच की। फिर FBI ने उन नोटों के सीरियल नंबर को भी पब्लिक कर दिया जो उन्होंने कूपर को दिए थे, ताकि लोगों से मदद ली जा सके। यहाँ तक कि ऐलान किया गया कि जो भी व्यक्ति उस सीरियल नंबर का एक भी नोट लाएगा उसे $5000 का इनाम दिया जाएगा। मगर इसके बाद भी कुछ हाथ न लगा। FBI शुरू से यही मानती रही कि जिन हालातों में कूपर प्लेन से कूदा, उन हालातों में उसका जिंदा बचना नामुमकिन था, जिस पर FBI ने कुछ थ्योरी दी। एक, कि जब कूपर प्लेन से कूदा तो कूदने से पहले उसने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। ना ही उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो कि स्काई डाइविंग में पहने जाते हैं। ना जूते, ना दस्ताने, ना चश्मे और ना ही हेलमेट। और जो पैराशूट उसने चुना, उस पैराशूट को भी अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। उस रात तेज़ हवाएं चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो कूदने के बाद उसे होश ही नहीं रहा होगा कि वह कहाँ जा रहा है। अंधेरे में वह किसी पेड़ के ऊपर गिरा होगा और वहाँ उसकी मौत हो गई होगी। दूसरा, कि जब वह प्लेन से कूदा तो वह सीधे लुइस नदी में गिरा होगा और नवंबर के महीने उस नदी का टेम्परेचर माइनस में होता है। प्लेन से कूदने से पहले उसने अपने कमर से पैसों से भरे बैग को भी बांधा था, जिसका खुद का वजन लगभग 10 किलो था। तो पानी में गिरने के बाद पैसों से भरे बैग के वजन के कारण वह डूब गया होगा और पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन FBI की इन दोनों थ्योरीज पर सवाल इसलिए उठना शुरू हुआ कि अगर कूपर की मौत हो गई है तो उसकी लाश अभी तक क्यों नहीं मिली। तो इन्वेस्टिगेशन यूं ही चलती गई। इस घटना के लगभग 9 साल बाद 10 फरवरी 1980 को ब्रायन इनग्रोव नाम का एक 8 साल का बच्चा, जो कि अपने माँ बाप के साथ कोलंबिया नदी के किनारे एक बीच जिसका नाम टीना बार था, वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाता है। आग जलाने के लिए वह रेत में गड्ढा खोदता है। अचानक से उसे लगता है कि रेत में कुछ दबा हुआ है। जब वह थोड़ा और खोदता है तो उसे रेत में से $20 की 3 गड्डियाँ मिलती हैं। नोट काफ़ी पुराने लग रहे थे। उसके बाद यह नोट FBI को दिए जाते हैं और जब इन नोटों का सीरियल नंबर मिलाया गया तो यह उन नोटों से मैच हो गया जो कूपर को दिए गए थे। इसके बाद FBI ने कई बार टीना बार बीच की खुदाई की, लेकिन नोटों की इन 3 गड्डियों के सिवाय उस बीच से कुछ न मिला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर लुइस नदी कोलंबिया नदी से मिलती है, वहाँ से कोलंबिया नदी टीना बार बीच के उल्टी दिशा में बहती है। तो इस हिसाब से उन पैसों का बीच पर पहुँचना संभव नहीं था और तीनों नोटों की गड्डियों का एक ही जगह पर बहकर आना भी नेचुरल नहीं है। तो क्या यह नोट कूपर ने ही बीच पर छुपाए थे, या फिर यह नोट किसी को मिले और उसने बीच पर छुपा दिए? यह बात आज भी एक रहस्य है। FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन करती गई और 2 जनवरी 1973 को FBI ने कूपर का एक फाइनल स्केच बनवाया, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता था। इस स्केच को देखकर एयर होस्टेस ने भी कहा कि कूपर कुछ इस प्रकार से ही दिखता था। डैन कूपर का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका था। इस स्केच के बेस पर FBI ने लगभग 800 सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट जारी करी, जिसमें से 20 को सीरियसली कंसिडर किया गया। इनमें से एक आदमी था रिचर्ड मैकॉय। इसने कूपर के हाईजैक के 5 महीने बाद ही एक प्लेन हाईजैक करने की कोशिश की, लगभग उसी तरीके से, और डिमांड किए 4 पैराशूट और $5 लाख। यह भी प्लेन की पीछे की सीढ़ियों से जंप करता है, लेकिन FBI इसे जंप करने के 2 दिन बाद ही अरेस्ट कर लेती है। सबको लगता है कि रिचर्ड मैकॉय ही डैन कूपर है और यह मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। लेकिन मामला और उलझ जाता है, क्योंकि FBI की जांच में यह सामने आता है कि जिस दिन कूपर ने प्लेन हाईजैक किया उस दिन रिचर्ड लास वेगस में था और उससे अगले दिन वह अपने परिवार के साथ था। तो इससे यह साबित होता है कि रिचर्ड DB कूपर नहीं है। रिचर्ड जैसे ही कई सस्पेक्ट्स की जांच FBI द्वारा की जाती है, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण जांच को आगे ना बढ़ाया जा सका।
और इस घटना के लगभग 45 साल बाद 12 जुलाई 2016 को FBI इस केस को क्लोज कर देती है। आज के दिन भी डीबी कूपर की मिस्ट्री एक अनसुलझी पहेली की तरह है। कोई नहीं जानता कि डीबी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हो गया। कूपर की हाईजैकिंग के बाद ऐसी ढेर सारी और हाईजैकिंग भी हुई जिसमें पैराशूट का प्रयोग किया गया था, जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो भी व्यक्ति प्लेन से पैराशूट की मदद से कूदा वह जिंदा बच गया, लेकिन उन सभी को FBI ने पकड़ लिया। लेकिन कूपर का क्या हुआ, यह बात आज भी एक रहस्य है।